students, welcome back to my channel. This is Kinjal Bamania and you are watching Biology by Kinjal Bamania Srivastav. Okay, so in today's video we are going to continue about our chapter Control and Coordination. फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट मी टेल यू, जिन्होंने भी मेरी लाइव स्ट्रीम मिस करी है तो वो नेक्स्ट संडे उसे दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं. हम लोग नेक्स्ट संडे दोबारा से 4 बजे मिलने वाले हैं लाइव स्ट्रीम पे टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, योर डिफ़िकल्टीज़ और एनी टॉपिक जो आप लाइव समझना चाहते हो वो सब हम दोबारा से देखने वाले हैं. ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने नर्वस टिश्यू का एक इंट्रोडक्शन दिया था, नर्वस सेल के बारे में मैंने आपको बताया था. आज हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. Okay, so first of all what we are going to cover today is about synapse. ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि साइनैप्स क्या है. साइनैप्स इज़ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये हमने देखा था. ठीक है, साइनैप्स क्या है? साइनैप्स इज़ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स. ठीक है, आज हम एक नया टर्म देखेंगे दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी न्यूरॉन आपके मसल सेल को मीट करती है. ठीक है, एक एंड आपके न्यूरॉन का कहाँ पे कनेक्टेड है? ब्रेन में. दूसरे एंड से वो कहाँ पे जुड़ रही है? आपके मसल के साथ. तो दैट पॉइंट इज़ नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज़ नोन एज साइनैप्स. ठीक है, अब मैसेज कैसे पास होता है साइनैप्स के बीच में? तो चलो मैं ये एज्यूम कर लेती हूँ कि दिस इज़ अ सिंगल न्यूरॉन, यहाँ पे और दूसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे तीसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे चौथी न्यूरॉन है. ठीक है, ये सारी हम न्यूरॉन की अरेंजमेंट देख रहे हैं. अब यहाँ पे साइनैप्स है, ये साइनैप्स है, ये साइनैप्स है, ये सारे साइनैप्स हैं. अब क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे आपका मैसेज है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल, यहाँ पे आपका मैसेज बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. अब साइनैप्स में दोबारा से वो कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल. यहाँ पे बहुत सारे साइनैप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं जिससे कि फास्ट कन्वर्जन हो सके और मैसेज पास हो सके. ठीक है, तो ये सारे साइनैप्स में वही होगा. अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. ठीक है, यहाँ पे और भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. क्या बोलते हैं हम इन्हें? न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, ये सब एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स है. ठीक है, अब ये क्या करते हैं? तो ये जो मैसेज है उसको पास करने में हेल्प करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. एक बार आपका कोई एक मैसेज पास हो जाता है, जैसे यहाँ से मैसेज यहाँ पे पास हो गया, तो यहाँ वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो या तो सारे यूज़ हो जाएंगे या तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे दिमाग में एक गया थॉट कि किसी ने मुझे स्लैप किया. ठीक है, कितना फट से गया, आप सब ट्राई करो. एज सुन एज यू टच तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत से आ जाएगा तुमको किसी ने चांटा मारा. अब उसके पीछे ये पूरा रिएक्शन था, पूरा लाइन से पूरा पाथवे था. अब अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए तो वो मैसेज रिपीटेडली जाता जाएगा. मतलब किसी ने मुझे एक बार स्लैप किया, मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स इस बार यूज़ नहीं हुए, तो 1 सेकंड बाद मुझे फिर से दिमाग में मैसेज आएगा किसी ने मुझे दोबारा स्लैप किया, किसी ने मुझे तीसरी बार स्लैप किया. ऐसा तब तक मैसेज आता रहेगा जब तक सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज़ नहीं हो जाते. तो इसलिए ऐसा आपको रिपीटेड मैसेज ना मिले. क्या ना हो आपके साथ? आपको रिपीटेड मैसेज ना मिले, इसलिए एक ही बार के अंदर सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज़ हो जाते हैं, जो बचते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बढ़िया. ओके, आप सीरियल वीरियल में देखते हो ना, एक ही चीज़ से 3 बार दिखाते हैं, टाड़ टाड़ टाड़, तो आप ये समझ लो कि उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़ अबाउट वर्किंग ऑफ एक्सॉन, जिसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. वो अभी हम देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी अबाउट 3 टर्म्स ओवर हियर: पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं
सोडियम पोटेशियम पंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी की नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ एक्सॉन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि डेंड्राइट के अंदर मैसेज जो है वो केमिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सॉन, ये मैंने एज्यूम कर लिया, ये हमने एक्सॉन का एक पार्ट लिया है। अब बाहर यहाँ पे होता है सोडियम, बाहर क्या होता है, यहाँ पे होता है सोडियम, अंदर होता है पोटेशियम और बाहर मेम्ब्रेन के बाहर रहता है सोडियम। ठीक है, तो जो आपकी एक्सॉन की मेम्ब्रेन होगी जिसे हम बोलते हैं एक्सोलिमा, ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा बोल सकते हो, वैसे एक्सॉन की मेम्ब्रेन को आप बोल सकते हो एक्सोलेमा। तो जो आपकी एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो उसमें बाहर रहेंगे सोडियम, अंदर रहेंगे पोटेशियम। अब इसका रीज़न ये है कि as I told you, your membranes are semi permeable, so they are impermeable to sodium and they are permeable to potassium. क्या है आपकी membranes? Your membrane is impermeable to sodium, मतलब सोडियम को नहीं आने देगी, and permeable to potassium, पोटेशियम को ये membrane आने देगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड न्यूरॉन, और हम इसे बोल सकते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसे आप या तो बोल सकते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इस न्यूरॉन का आप बोल सकते हो पोलराइज्ड न्यूरॉन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है जब आपकी न्यूरॉन कोई मैसेज नहीं पास कर रही है उस वक्त आपकी न्यूरॉन जो है इस कंडीशन में होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, यू माइट बी थिंकिंग कि Na पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, Na प्लस होता है, K प्लस भी होता है, तो मैंने यहाँ पे K माइनस क्यों लिखा है? ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस समझाया है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक कैच है, ठीक है, सो यू हैव टू लिसन दिस वेरी केयरफुली तो ही आप समझ पाओगे। Okay, so for every 3 sodium ions outside, there are 2 potassium ions inside. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैलेंस तब होगा बाहर 3 सोडियम अंदर 2 पोटेशियम। ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन करो पूरी चेन है, फॉर एवरी 3 सोडियम देर आर 2 पोटेशियम, उसको बैलेंस करने के लिए। तो प्रॉपर बैलेंस कब होता? अगर 3 सोडियम के होते 3 पोटेशियम के होते तो ये तो बैलेंस हो जाता, ये बैलेंस नहीं है। फॉर 3 सोडियम देर आर 2 पोटेशियम। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि बाहर ओवरऑल प्लस चार्ज बढ़ गया। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अंदर माइनस चार्ज है, मैं क्या बोल रही हूँ कि बाहर ओवरऑल प्लस चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, देयर इज़ more positive outside, less positive inside। मैंने अंदर नेगेटिव नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, less positive inside। तो इस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से बाहर वाली साइड पूरी प्लस हो जाती है, ये माइनस हो जाती है, और यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है दैट इज़ -70 MV। कितना क्रिएट हुआ? -70 MV। अब आप सोचोगे मैंने यहाँ पे -70 MV क्यों लिखा? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ, क्योंकि बाहर प्लस ज़्यादा है अंदर प्लस कम है। ठीक है, तो अंदर माइनस हम लिखेंगे पोटेंशियली और बाहर हमने लिखा प्लस। अब मैंने -70 MV इसलिए लिखा है कि हमेशा यहाँ पे जो साइन होती है आइदर प्लस और माइनस, कोई भी साइन जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो साइन हमेशा इनर मेम्ब्रेन की होती है। किसकी होती है साइन? इनर मेम्ब्रेन। अब आपकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो इस वक्त कैसी कंडीशन में है? नेगेटिव कंडीशन में, इसलिए मैंने माइनस लिखा। यहाँ पे ओरिजिनली प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। दिस माइनस साइन रिफर्स टू इनर मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि इनर मेम्ब्रेन आपकी नेगेटिव है, इसलिए मैंने -70 MV लिखा है। अगर इनर मेम्ब्रेन मेरी पॉजिटिव होती तो मैं +70 MV लिखती। इनर मेम्ब्रेन क्या है? नेगेटिव है, इसलिए मैंने लिखा है -70 MV मिलीवोल्ट।
इतना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन योर मेम्ब्रेन इज इन रेस्टिंग पोजीशन। रेस्टिंग पोजीशन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब कोई मैसेज आता है तो आपके मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कैसे फटाफट चेंज होता है। तो हम यहाँ पे 3 कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं, पोलराइज, डीपोलराइज एंड रीपोलराइज। दिस इज योर RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस इज योर AMP, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी जब मैसेज पास हो रहा है। अगेन दिस विल कम टू RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल कंडीशन में आपकी जो एक्सोलिमा है वो इम्परमिएबल है पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि सोडियम को इम्परमिएबल है, तो सारा सोडियम मेम्ब्रेन के बाहर रहेगा और पोटेशियम सारा अंदर रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही कोई मैसेज आया, डेंड्राइट से जैसे ही कोई मैसेज आया तो तुरंत से आपकी ये जो मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। ये बहुत ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है, आपकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी रिवर्स हो रही है। मतलब अब तक आपकी मेम्ब्रेन जो है वो सोडियम को इम्परमिएबल थी, अब वो सोडियम को परमिएबल हो जाएगी और पोटेशियम को इम्परमिएबल हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सारा सोडियम अंदर आ जाएगा और सारा पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, सारा पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, सारा सोडियम अंदर आ जाएगा। पहले इसका कितना पोटेंशियल था, -70 मिलीवोल्ट। मैंने बोला था, मैंने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि अंदर नेगेटिव है। ठीक है, अब तुम देखो, मैंने अगेन अब अंदर पॉजिटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने बोला था फॉर एवरी 3 सोडियम देयर आर 2 पोटेशियम। ठीक है, तो जहाँ पे भी सोडियम होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये उससे कम पॉजिटिव, इससे कम पॉजिटिव, यानी हम यहाँ पे उसको लेंगे नेगेटिव। तो अब आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हो जाएगा +30 MV। कितना हो जाएगा, +30 MV। जैसे ही कोई मैसेज आया तो क्या हुआ कि आपकी जो मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी रिवर्स हो गई। क्या हुआ, इसकी परमिएबिलिटी रिवर्स हो गई जैसे ही कोई मैसेज आया वैसे। तो परमिएबिलिटी रिवर्स, -70 MV से +30 MV, सारा सोडियम जो बाहर था सारा सोडियम आ जाएगा अंदर और पोटेशियम चला जाएगा बाहर। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइज न्यूरॉन या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आपकी मेम्ब्रेन इस वक्त एक्शन में है। अब आपकी न्यूरॉन ने वो मैसेज एक मेम्ब्रेन से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास कर दिया। अब आपकी ये न्यूरॉन वापस रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, तो अब रीपोलराइज कंडीशन में क्या होगा, वापस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वापस सारा सोडियम जो है ये बाहर आ जाएगा और पोटेशियम आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रीपोलराइज, वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गया। ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, ये चीज़ आपको 11th में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, हमने क्या देखा कि पहले आपका क्या था, सोडियम बाहर पोटेशियम अंदर। जैसे ही कोई मैसेज आया मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हुई, सोडियम सारा अंदर आ गया, पोटेशियम बाहर आ गया, मैसेज हो गया पास। अब वापस मेम्ब्रेन आपकी हो जाएगी रीपोलराइज। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे मैसेज आए एकदम से सारा सोडियम अंदर आ जाएगा, सारा पोटेशियम बाहर चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ये होता है स्टेप वाइज। ठीक है, स्टेप वाइज कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ। ये सोडियम है सारा, यहाँ पे पोटेशियम है, मैसेज पहुँचा यहाँ पे, ये मैसेज है, तो सिर्फ इतने एरिया का पोटेशियम जाएगा बाहर और सोडियम आएगा अंदर। मैसेज जैसे ही आगे पहुँचा, ये पोटेशियम बाहर, ये सोडियम अंदर, और आगे मैसेज पहुँचा, पोटेशियम बाहर और सोडियम अंदर। तो वैसे धीरे धीरे करके ये पूरा होता है। ठीक है, ये याद रखनी है वैल्यूज़, पहले -70 MV प्लीज़, फिर उसके बाद क्या होती है +30 MV। ठीक है, तो ये हमने मैकेनिज़्म देख लिया कि कैसे मैसेज ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस का हमने क्या देख लिया, मैकेनिज़्म देख लिया। ठीक है, अब आप लोग को एक नया टर्म बताना चाहती हूँ मैं।
ये तो हमने देखा कि कैसे यहाँ से मैसेज पूरा जा रहा है ना, पूरा चार्जेस वार्जेस चेंज करके कैसे मैसेज जा रहा है। अभी मैं तुमको एक टर्म बताऊंगी, साल्टेटरी कंडक्शन। इसका मतलब है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, कैसी न्यूरॉन्स है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, उनका जो मैसेज है वो इस तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि माइलिन शीट है तो उनका मैसेज सीधा नोड ऑफ रेनवियर से जंप करके जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप दोबारा से उसको रिवाइज कर सकते हो कि माइलिन शीट होगी तो मैसेज पूरा ऐसे जंप करके जाएगा, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और इस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं इस तरह के ट्रांसमिशन को? ये जो ऐसे मैसेज जंप कर करके जा रहा है इसको बोला जाता है साल्टेटरी कंडक्शन। व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल इट साल्टेटरी कंडक्शन। ओके, ये क्लियर हुआ? चलो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं इस चैप्टर का, जिसके ऊपर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आता ही आता है, आपने शायद सुना भी होगा। दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. What we are going to see is reflex action and reflex arc. ये दोनों के ऊपर डेफिनेशन, डिफरेंस, बहुत सारी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपकी स्कूल की कोई सी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। ओके, बहुत ही आसान सी चीज़ है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी, एकदम आपके दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप खड़े हो किचन में, ठीक है, वैसे तो आप ज़्यादा जाते नहीं हो, मैं ये बात जानती हूँ, पर चलो मम्मी ने कुछ बोल दिया, बेटा ये दे दो किचन से, बेटा वो कर दो किचन से, तो तुम गए किचन में। ठीक है, गैस चल रही है एकदम मस्त फुल, और तुम गैस के पास खड़े होके क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे हो। उतने में क्या होता है, आपका इतना सा पार्ट गैस को टच होता है, आपका इतना सा पार्ट क्या हो रहा है, गैस को टच हो रहा है। क्या होगा आपका, मैं जैसे यहाँ पे लिख रही हूँ, इतना सा पार्ट मेरा, हाँ, ये आपका रिएक्शन आता है, आप तुरंत से वो हाथ विड्रॉ कर लेते हो ना। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, विदाउट इवन सीइंग कि क्या था वहाँ पे, आप तुरंत से हाथ ले लेते हो क्योंकि आपको कुछ हीट फील हुई। ठीक है, अब चलो कुछ लोग बोलेंगे यार मैं तो कभी, मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, मैं तो कभी किचन में गया ही नहीं। ठीक है, हम इमेजिन कर लेते हैं आप लोग के लिए एक दूसरी सिचुएशन। ठीक है, दूसरी सिचुएशन आपके लिए ये है, आप बैठे हो चेयर वेयर पे, ठीक है, मस्त आप टीवी देख रहे हो, अपना कार्टून वार्टून देख रहे हो, या कुछ सीरियल वीरियल देख रहे हो, या समझ लो कुछ यूट्यूब पे ही देख रहे हो। ठीक है, और एकदम से आपके पैर पे कुछ छूता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप तुरंत से ऐसे पैर ऊपर ले लोगे, बाद में आप देखोगे क्या चीज़ थी, रिसर्च विचर्च सब बाद में करोगे, फिर बोलोगे अरे ये तो पॉलीथीन थी। ठीक है, बट आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? पहला ऐसा होगा आपके पैर को कुछ छुएगा, आप मस्त ऐसे देखोगे क्या छू रहा है मेरे को, ऐसे नहीं होता है ना। हम क्या करते हैं, तुरंत से एक रिफ्लेक्स से आपने आपका पैर हटा लिया वहाँ से। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टूवर्ड्स स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई का मतलब होता है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। स्टिम्युलाई का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, बाहर से कुछ भी डिस्टर्बेंस, इट माइट बी टेम्परेचर, वो जो गर्म वाला बताया, या कुछ और चीज़ है, कोई सी भी चीज़ को आपकी बॉडी जो स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्स देती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही क्विक होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी आंखों के पास कोई एकदम से टॉर्च लेके आ रहा है, या कोई एकदम से उंगली लेके आ रहा है, मेरा रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? आई विल क्लोज माई आइज। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, दिस इज़ वेरी क्विक एक्शन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही
मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। कितने में हो जाता है? बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर। ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या है। जो रिफ्लेक्स आर्क है ये क्या चीज़ है? रिफ्लेक्स आर्क इज़ द शॉर्टेस्ट पाथवे फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। यानी रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए, आपको रिस्पॉन्स देने के लिए आपकी बॉडी जो सबसे छोटा पाथवे अपनाती है उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क अभी हम डिटेल में देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, क्योंकि इसके बिना आपको रिफ्लेक्स आर्क नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन। 3 तरह की न्यूरॉन है, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड, ठीक है। या इसको मैं बोल सकती हूँ इफरेंट, एफरेंट। मिक्स तो मिक्स ही रहता है भाई, मिक्स को क्या नाम दोगे। चलो, सेंसरी न्यूरॉन, नाम से तुमको समझ आ जाएगा, जिस न्यूरॉन ने सेंस किया। मेरी स्किन पे बहुत सारी सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तभी तो मैं स्किन पे सेंस कर सकती हूँ। स्किन पे ज़रा सा भी पिंच होता है, गर्म पानी गिरे, ठंडा पानी गिरे, हम तुरंत से सेंस कर पाते हैं। आपके सेंस ऑर्गन्स है ना, आईज, नोज़, ईयर्स, स्किन, टंग, व्हाटएवर, ठीक है। तो वहाँ पे कौन से टाइप की नर्व्स प्रेजेंट है? सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस करती है और ब्रेन को मैसेज देती है। मेरी न्यूरॉन ने सेंस किया आज तो मंचूरियन बन रहा है, और ब्रेन को मैसेज दिया, ठीक है। नाक को तो पता नहीं है मंचूरियन क्या है, वो तो मेरे ब्रेन को पता है, उसने तो बस सेंस करके सीधा मैसेज दे दिया ब्रेन को, और ब्रेन ने बताया आज तो मज़ा आ जाएगा, आज मंचूरियन बन रहा है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन का मैसेज लेकर आती है, जैसे ही मेरी सेंसरी न्यूरॉन ने बताया ब्रेन को आज मंचूरियन बन रहा है, मोटर न्यूरॉन यानी ब्रेन से एक मैसेज वो लेके आया, फटाफट टूट पड़ो, ठीक है, फटाफट से खा लो। ओके, सो मोटर सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? फ्रॉम स्टिम्युलाई, यानी जहाँ पे आपका एक्शन है, नोज़ है, स्किन है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ एक्शन है, फ्रॉम स्टिम्युलाई टू ब्रेन, ये काम है सेंसरी न्यूरॉन का। मोटर न्यूरॉन क्या करती है? फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन, जिससे काम कराना है, ठीक है। जैसे ब्रेन ने हाथ को मैसेज दिया फटाफट खाने लगो बेटा, वरना छोटा भाई छोटी बहन सब चट कर जाएंगे, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। होता है ऐसा, लगता है ना यार ये सब खा जाएगा। जैसे मैं तो बचपन में क्या करती थी कि अगर मुझे स्कूल वूल में से चॉकलेट मिलती थी, मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी या टीचर कभी खुश होकर दे देते थे, तो मैं सबसे पहले घर आके उसे फ्रिज में छुपा देती थी कि मेरा भाई ना उसे खा जाए। फिर भी वो एनी हाउ ढूंढ के खा ही जाता था, आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो आपका जो ऑर्गन है, ब्रेन से मैसेज जिस ऑर्गन के पास आया, वहाँ पे मैसेज कौन लेके आएगा? मोटर न्यूरॉन। मिक्स, जहाँ पे सेंसरी मोटर दोनों है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझ में आई है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर नाउ गोइंग टू सी रिफ्लेक्स आर्क। ओके, रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूँगी। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसे पिलाने वाली हो, ओके। तो यहाँ पे एक कप है जिसमें कुछ गर्मा गर्म चीज़ रखी है, चाय, कॉफ़ी, दूध, कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। और यहाँ पे है चिंटू का हाथ। यहाँ पे क्या है? चिंटू का हाथ। चिंटू को पता नहीं है, उसने गलती से यहाँ पे टच कर लिया और उसको बहुत गरम गरम लगा, तो उसने हाथ हटा लिया। अब उसने टच किया, वहाँ से वापस हाथ हटाया, उसके बीच में जो पूरा पाथवे हुआ वो पाथवे है रिफ्लेक्स आर्क, और वो हम अभी देखेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे ही इसने टच किया, इसकी जो सेंसरी न्यूरॉन है वो एकदम से घबरा के चली गई आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास, और उसने मैसेज दिया देयर इज़ समथिंग वेरी हॉट, ठीक है।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्यों बोला मैंने, क्योंकि जनरली रिफ्लेक्स एक्शन में आपका स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स फास्ट दे देते हैं, क्योंकि वो नज़दीक है, ब्रेन थोड़ा दूर है, ब्रेन को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा। अगर आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो पहले स्पाइनल कॉर्ड देता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड समझाऊंगी उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब मैं ये मान रही हूँ स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज दिया, चिंटू बेटा हाथ हटा ले, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का मैसेज यहाँ पे आया, कौन लेके आया, मोटर न्यूरॉन। यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है मिक्स्ड न्यूरॉन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, यहाँ पे है मिक्स्ड न्यूरॉन। तो सेंसरी ने जाके मैसेज दिया, मोटर मैसेज लेके आया, और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा इफेक्ट। इफेक्ट कौन दिखाएगा, इफेक्टर न्यूरॉन बोल दो आप इसे, या ऑर्गन बोल दो। कौन सा ऑर्गन है, मसल यहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा। मसल की मूवमेंट्स आपने हाथ विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये जो पूरा पाथवे है फ्रॉम टचिंग टू विड्रॉइंग योर हैंड, उसके पीछे का ये मैकेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। सो सेंसरी न्यूरॉन टू ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से मोटर न्यूरॉन, और वहाँ पे दिखी इफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको रिफ्लेक्स आर्क अच्छे से समझ में आया। वेरी क्विकली लेट अस सी फ्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन इज द spontaneous response to stimuli, and this is pathway of reflex action, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन में ओनली वन पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज यूज्ड, और पाथवे में ऑल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर यूज्ड, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। ओके चलो, अब मैं आपको सबसे मेन चीज़ बता देती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर मेरा ज़रूर देखिए, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो इस चैप्टर की जान है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगी। दूसरी चीज़, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शर्म करो, कब करोगे सब्सक्राइब? गो एंड सब्सक्राइब इट फास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गुड बाय।